जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो इससे पीछे के क्लास में हम लोग संविधान का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़े थे। और आज के क्लास में हम लोग राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, कौन कौन से आयोग उनसे संबंधित बनाए गए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग, तो कभी कभी आयोग भी पूछ लेता है कि ये आयोग किससे संबंधित था, यह आयोग किससे संबंधित था। और राज्य पुनर्गठन आयोग एग्जाम में पूछता रहता है। और उसके साथ ही साथ कभी कभी राज्यों के जो स्थापना का क्रम है वो पूछ देता है। जैसे मान लीजिए कि गुजरात दे दिया, महाराष्ट्र दे दिया, नागालैंड दे दिया, हरियाणा दे दिया, ऐसे ही 4-5 राज्य दे दिया और क्रम लगाने को बोल दिया कि पहले से और बाद के क्रम को सजाइए। तो ये जब जानते रहेंगे आप कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ था, तभी उस चीज़ को आप कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम आज़ादी के समय भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र थे। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के समय भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र थे। एक तो ब्रिटिश भारत वाला क्षेत्र था, दूसरा देशी रियासतों वाला क्षेत्र था, और तीसरा फ्रांस और पुर्तगाल के भी अधीन कुछ क्षेत्र थे हमारे भारत के, वो क्षेत्र थे। तो इन क्षेत्रों को मिलाकर ही संविधान में 4 प्रकार के वर्गों का वर्णन किया गया। भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। सबसे पहले ब्रिटिश भारत में प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र थे आजादी के समय। देशी रियासतों में उस टाइम 562 देशी रियासतें थीं। और उसके बाद पांडिचेरी क्षेत्र था जो माहेयनम कराईकल से मिलकर बना, वह फ्रांसीसियों के अधीन था। और गोवा, दमन दीव इत्यादि जो क्षेत्र थे वह पुर्तगालियों के अधीन क्षेत्र थे। तो आजादी के समय हमारे भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र थे। और उस टाइम 562 रियासतें थीं। और 562 रियासतों में से 559 रियासतों ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया। 562 देशी रियासतों में से 559 देशी रियासतों ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया। और उस टाइम जो रियासतों के प्रमुख थे, कार्यवाहक प्रमुख थे, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और 3 रियासतें ऐसी थीं जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया और जम्मू कश्मीर, कि इन्होंने भारत में अपना विलय नहीं किया। बाद में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। उसके बाद हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया। और जो जम्मू कश्मीर था, वहां का जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने अक्टूबर 1947 में भारत में विलय को मंजूरी दे दी। तो ये तीनों भी भारत में आ गए। तो यहां पे पहले हम इन सारी चीजों को लिख लें। आजादी के समय क्षेत्र,
आजादी के समय क्षेत्र। तो इसमें पहला था ब्रिटिश भारत, दूसरा था देसी रियासतें, और तीसरा था फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र। फ्रांस एवं पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र। ठीक है। अब इसमें प्रांत और कमिश्नरी दोनों थे, प्रांत प्लस कमिश्नरी। और ये देसी रियासतें थीं। और उस टाइम 562 देसी रियासतें थी और 562 में से 559 ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया। और 3 जो थी, एक तो था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था जम्मू और कश्मीर। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि जनमत संग्रह के द्वारा किस रियासत को भारत में मिलाया गया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा जूनागढ़। और यह 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत में विलय को स्वीकार किया गया। तो यह हो गया आजादी के समय भारत में क्षेत्रों की बात। यहां पे एक क्षेत्र और था पंजाब के साइड में, पटियाला हुआ, पूर्वी पंजाब हुआ और उधर के आसपास के जो पहाड़ी राज्य थे, ये सारे मिलकर पेप्सू नाम से एक यूनियन बनाना चाहते थे और स्वतंत्र रहना चाहते थे। और यह प्रस्ताव उन्होंने, जो हमारे रियासत प्रमुख थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके सम्मुख रखा गया था। लेकिन पटेल जी द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया और पेप्सू जो यूनियन था, पटियाला था, पूर्वी पंजाब था और उधर के आसपास के जो भी पहाड़ी राज्य थे, उसे भारत में मिला लिया गया। और कभी कभी एग्जाम में एक बटलर समिति के बारे में पूछता है कि बटलर समिति का संबंध किससे है? तो यह केंद्र सरकार और देशी रियासतों के मध्य जो आर्थिक संबंध थे, उनकी समीक्षा के लिए बटलर समिति बनाई गई थी 1927 में। अब इसको यहां पे हम इसलिए बता दे रहे हैं कि यह समिति केंद्र सरकार और देशी रियासतों के मध्य आर्थिक और वित्तीय जो संबंध थे, उनकी समीक्षा हेतु बनाई गई थी। तो यह रियासत से संबंधित समिति है, इस वजह से बटलर समिति का जिक्र यहां पे मैं आप लोगों को किया हूं, ताकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि बटलर समिति का संबंध किससे है या बटलर समिति का कार्य क्या था। तो देशी रियासतों में जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, इन तीनों को मिला लिया गया था और फ्रांस एवं पुर्तगाल के अधीन भी क्षेत्र थे। तो फ्रांस के जो अधीन था वह पांडिचेरी था और गोवा था पुर्तगालियों के अधीन। ठीक है। तो हुआ क्या कि आजादी के बाद भी पांडिचेरी फ्रांस के और जो गोवा है वह पुर्तगालियों के कब्जे में था। और 1954 में जो पांडिचेरी है वह फ्रांस से वापस ले लिया गया और पांडिचेरी का जो क्षेत्र था वो माहे, यनम, कराईकल, ये सारे क्षेत्र थे। माहे आपका केरल में पड़ता है, यनम आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है और कराईकल तमिलनाडु में पड़ता है।
तो इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर पांडिचेरी की स्थापना की गई 1962 में, और इसे 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा इसे यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया गया, संघ शासित प्रदेश में शामिल कर दिया गया। तो जो फ्रांस के अधीन क्षेत्र था पांडिचेरी, इसमें माहे केरल में, यनम आंध्र प्रदेश में और कराईकल जो था तमिलनाडु में, इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर 1954 में ही पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से मुक्त करा लिया गया और 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत इसे भारत के संघ शासित प्रदेश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। और उसके बाद गोवा और दमन दीव जो क्षेत्र था यह पुर्तगालियों के कब्जे में था और 1961 में पुर्तगालियों से ऑपरेशन विजय के द्वारा यह छीन लिया गया और इसे यूनियन टेरिटरी के रूप में इसे भी मान्यता प्रदान कर दी गई। बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य की संज्ञा प्रदान की गई थी, ये आप लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन पांडिचेरी 1962 में यूनियन टेरिटरी बना, लेकिन 1954 में ही फ्रांस से मुक्त हो गया। और जो गोवा और दमन दीव है वह 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से भारतीय संघ में मिलाया गया, ठीक है, और इसे भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1961 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब भारत का संविधान प्रारंभ में लागू हुआ तो उसमें 4 प्रकार के राज्यों का बंटवारा किया गया था। एक भाग क था, एक भाग ख था, एक भाग ग था और एक भाग घ था। और भाग क में जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उनको रखा गया था। जैसे आजादी के समय भी ब्रिटिश भारत के प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उनको भाग क में रखा गया और यह विधान मंडल युक्त था। ये जो ब्रिटिश भारत का प्रांत था यह विधान मंडल युक्त था। उसके बाद भाग ख में देशी रियासतों को रखा गया और देशी रियासतों में उन देशी रियासतों को रखा गया जिनमें विधान मंडल होता था, ठीक है। और भाग ग में देशी रियासत और कमिश्नरी क्षेत्र दोनों को रखा गया। देखिए, भाग ख में भी देशी रियासतों को रखा गया और भाग ग में भी देशी रियासतों को रखा गया। अंतर सिर्फ इतना है कि जो भाग ग में देशी रियासतों को रखा गया है वह विधान मंडल रहित रियासतें थीं और जो विधान मंडल सहित रियासतें थीं उनको भाग ख में रखा गया। तो भाग ग में जो रखा गया वो देशी रियासतों को रखा गया और कमिश्नरी क्षेत्र को रखा गया जो विधान मंडल रहित क्षेत्र थे उनको, और भाग ख में अंडमान निकोबार को रखा गया। तो आइए देखें इसको हम लोग। प्रारंभ में संविधान में क्षेत्र जो थे उनको 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग था भाग क, दूसरा था भाग ख, तीसरा था भाग ग और चौथा था भाग घ। और इसमें भाग क में ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनको रखा गया, ब्रिटिश भारत के प्रांत, और इनकी संख्या 9 थी और यह विधान मंडल युक्त था, विधान मंडल युक्त। उसके बाद भाग ख में देशी रियासतों को रखा गया। ये सारी चीजें मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं।
और इनकी भी संख्या 9 थी और यह भी विधानमंडल युक्त थे, विधानमंडल युक्त। उसके बाद भाग ग में देशी रियासत और कमिश्नरी क्षेत्र को रखा गया। प्रारंभ में ही मैं बताया था कि ABCD 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे और ABCD में ए मतलब अजमेर, बी मतलब बलूचिस्तान, सी मतलब कुर्ग, डी मतलब दिल्ली बताया था कई क्लास पहले ही। और ये विधानमंडल रहित थे और विधानमंडल रहित थे ये, और इनकी टोटल संख्या थी 10। और भाग घ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था और इसकी संख्या थी 1, और टोटल जो संख्या थी यहां पे वह 29 थी। ठीक है, ये सारी बातें यहां तक हो चुकी हैं। ठीक, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। प्रारंभ में संविधान में जो क्षेत्र है उनको इस 4 भागों में बांटा गया। अब हुआ क्या कि जैसे देख रहे हैं यहां पे कि देशी रियासतें यहां पर भी हैं, देशी रियासतें यहां पर भी हैं, और राज्यों का सही ढंग से वर्गीकरण यहां पे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि भाग ख में भी देशी रियासतों को रखा गया था, भाग ग में भी देशी रियासतों को रखा गया था। तो यहां से जो वर्गीकरण था, कई प्रकार की परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां सामने आ रही थी। जैसे क्या होता है कि कोई योजना हम किसी क्षेत्र विशेष के लिए लाते हैं और वह क्षेत्र सिमिलर गुणवत्ता को धारण किए हुए है, तो कोई भी योजना को वहां पे इंप्लीमेंट करना, वहां पे लागू करना कम खर्चीला और आसान होता है। यहां पे क्या था कि जो विभाजन का जो तरीका अपनाया गया था, यहां पे ना तो भाषा को ध्यान में रखा गया था, ना तो आर्थिक और ना ही सामाजिक एकता की चीजों को ध्यान में रखा गया था। तो यह सही वर्गीकरण प्रतीत नहीं हो रहा था, और यही वजह थी कि लोग बार बार इस वर्गीकरण पे दूसरे वर्गीकरण की मांग उठा रहे थे। और इसके साथ ही साथ लोगों के बीच भी भाषा के आधार पर वर्गीकरण की जो मांग थी वह तेजी पकड़ रही थी, अर्थात मांग जोर शोर से उठने लगी थी अब कि क्यों ना जो भारत राज्य हैं उनका पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। और लोगों का कहना था, जो भी भाषा के आधार पर वर्गीकरण को आधार मान रहे थे, उनका यह कहना था कि अगर एक भाषा के लोग एक क्षेत्र में रहेंगे तो वहां पे एकता की भावना प्रबल होगी। लेकिन दूसरी समस्या, हमारे संविधान के जो भी विद थे उनके दिमाग में यह भी था, उनके विचार में यह भी था कि अगर भाषा के आधार पे हम क्षेत्रों को बांटेंगे तो भाषाई विभिन्नता के आधार पे विखंडता आएगी लोगों में और यूनिटी की भावना कमजोर होगी। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हां, भाषा के आधार पर पुनर्गठन सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, इन सारी चीजों पे डिस्कस करने हेतु उस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति महोदय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा जून 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। तो यहां पे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा भाषाई आधार पे समीक्षा हेतु कि क्या जो लोगों के द्वारा मांग उठ रही है यह मांग उचित है, यह मांग जायज है, भाषा के आधार पर वर्गीकरण सही रहेगा, उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सारी चीजों पे समीक्षा करने हेतु हमारे जो उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा एसके धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया जून 1948 में। और इस आयोग की जो रिपोर्ट आई, यह भाषाई आधार पर
समीक्षा हेतु प्रथम आयोग बनाया गया था। तो यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स की दृष्टि से या वनडे एग्जाम की दृष्टि से बनता है कि भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो आप बताएंगे कि एस.के. धर। कब गठन किया गया था? जून 1948 में। इसके द्वारा क्या रिपोर्ट दी गई? तो जब इसका गठन किया गया भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समीक्षा हेतु, क्योंकि लोगों की मांग उठ रही थी बार बार, तो यहां पे इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया और इस आयोग के द्वारा बताया गया कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं हो सकता। और दूसरी बात, इसमें जो रिपोर्ट आई उसमें एक बात और इनके द्वारा बोला गया, इस आयोग के द्वारा यह भी बताया गया कि जो भी राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, जब भी पुनर्गठन किया जाए, उसमें प्रशासनिक सुविधा का ध्यान रखा जाए, भौगोलिक समीपता का ध्यान रखा जाए और आर्थिक एवं विकास को आधार माना जाए, ना कि भाषा को आधार माना जाए। तो इन दो चीजों की बात इसमें की गई। तो देखिए, भाषाई प्रांत आयोग, इसका गठन हुआ जून 1948 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा एस.के. धर की अध्यक्षता में। यही वजह है कि इसको एस.के. धर आयोग भी बोला जाता है या भाषाई प्रांत आयोग भी बोला जाता है। और इसके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, इसमें यह बताया गया कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद दूसरा यह बताया गया कि जो पुनर्गठन हो, जब भी पुनर्गठन किया जाए तो प्रशासनिक कामा भौगोलिक समीपता और आर्थिक विकास को आधार बनाया जाए। मतलब क्या है? प्रशासनिक सुविधा, मतलब कि हम ऐसे क्षेत्र को एक राज्य के रूप में पुनर्गठित करें कि जहां पे प्रशासन करना, नियंत्रण करना किसी भी सरकार के लिए आसान हो। अब कोई ऐसा क्षेत्र, हम 10 क्षेत्रों को मिला के एक राज्य बना दिए और वो सारे 10 क्षेत्र अलग अलग विभिन्नता को धारण किए हुए हैं, अलग अलग गुणवत्ता को धारण किए हुए हैं, तो हमें हर क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजना लानी पड़ जाएगी, जो कि आर्थिक रूप से भी दिक्कत करेगा हमें। और कोई भी योजना का इंप्लीमेंट करने के लिए, वहां पे या लागू करने के लिए या पूर्ण करने के लिए हमें बजट की काफी आवश्यकता होगी, अपेक्षाकृत अगर सेम क्षेत्र में जो भी बजट लाई जाती है। तो प्रशासनिक सुविधा का ध्यान रखा जाए। उसके बाद भौगोलिक समीपता का भी ध्यान रखा जाए। भौगोलिक समीपता का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए भारत का साउथ पार्ट है और कोई क्षेत्र एक यहां पे है और कोई क्षेत्र एक यहां पे है और कोई क्षेत्र यहां पे है, और तीनों क्षेत्रों को मिलाकर हम राज्य बना दें, तो यहां पे हमें प्रशासन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्षेत्र इस राज्य में है, एक क्षेत्र इस राज्य में है, एक क्षेत्र इस राज्य में है। अगर हम कोई राज्य बना रहे हैं मान लीजिए कि, और 3 क्षेत्र पास ही में है, जो भी 4-5 क्षेत्र है अगर पास ही में है, तो वहां पे प्रशासन सुविधा युक्त होगा और भौगोलिक समीपता भी होगी। यहां पे भौगोलिक समीपता बाधित हो रही है, लेकिन यहां पे भौगोलिक समीपता हमें दिखाई दे रही है।
और जहाँ पे भौगोलिक समीपता होगी वहाँ पे हम कोई योजना को लागू करेंगे, लोगों को लाभ पहुँचाने हेतु कोई कार्य भी करेंगे, तो कम खर्च में अधिक से अधिक लोगों के पास वो जरूरत की चीज़ें पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भौगोलिक समीपता रहेगी। तो यही इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भाषाई प्रांत आयोग था उसके द्वारा ये दोनों चीज़ों को रखा गया कि भाषाई आधार पर अगर पुनर्गठन हम सिर्फ और सिर्फ भाषाई आधार पर करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो एकता की भावना है वह कमज़ोर होगी और लोग भाषा के रूप में बंट जाएंगे और भारतीयता की जो भावना है वह कमज़ोर होगी। और दूसरी बात यह बताई गई भाषाई प्रांत आयोग के द्वारा कि प्रशासनिक, भौगोलिक समीपता और आर्थिक विकास के आधार को भी पुनर्गठन में शामिल किया जाए। जब यह रिपोर्ट आई तो जो भी लोग भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे उन सारे लोगों में फिर से असंतोष फैल गया। जो भी लोग भाषाई आधार पे भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे उन सारे लोगों में यह जब रिपोर्ट आई सामने पटल पर तो सारे लोगों में असंतोष फैल गया और जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगा। और फिर इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा एक और आयोग का गठन किया गया, जेवीपी आयोग का। और इस आयोग का नाम जेवीपी आयोग इसलिए रखा गया क्योंकि इस आयोग में 3 सदस्य थे। पहला जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वी से वल्लभ भाई पटेल जी थे और पी से पट्टाभी सीतारमैया जी थे। और जब यह रिपोर्ट आई, असंतोष फैला तो जेवीपी आयोग का गठन किया गया। तो आइए अब पढ़ते हैं हम लोग जेवीपी आयोग के बारे में। जेवीपी आयोग तो इस नाम से ही क्लियर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद इसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और तीसरे थे पट्टाभी सीतारमैया। तीसरे कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। तो जब इस आयोग का गठन किया गया तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, तभी तो इस आयोग का गठन किया गया होगा। तो मैं बताया हूं कि जब धर आयोग या भाषाई प्रांत आयोग की जब रिपोर्ट आई थी तो लोगों में उस रिपोर्ट से असंतोष फैल गया था और जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगा था। तो जो धर आयोग की रिपोर्ट थी उसी रिपोर्ट की समीक्षा हेतु जेवीपी आयोग का गठन किया गया। तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा हेतु, की रिपोर्ट पर विचार हेतु। जब इस उद्देश्य के साथ जेवीपी आयोग का गठन किया गया तो इस आयोग की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में यह बताया गया, इस आयोग के द्वारा भी एक बात यहां पे फिर से दोहराई गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। और जो भाषाई प्रांत आयोग की जो रिपोर्ट थी
उसी रिपोर्ट को यहाँ पे भी दोहराया गया। जेवीपी आयोग के द्वारा भी समीक्षा किया गया, और जब समीक्षा किया गया तो इस आयोग के द्वारा भी रिपोर्ट दी गई कि जो भारत के राज्यों का पुनर्गठन है वह भाषाई आधार पर नहीं किया जा सकता, अर्थात भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वह सही नहीं होगा। और जब फिर से यह रिपोर्ट आई तो देश में उग्र धरना प्रदर्शन और तेजी से फैलने लगा। और इसी बीच में भाषाई आधार की मांग को लेकर एक व्यक्ति थे, पोट्टी श्रीरामालू। ये आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन हेतु ये लगातार 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे और इनकी मृत्यु हो गई। इसी धरना प्रदर्शन के बीच आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित करने हेतु, पुनर्गठित करने हेतु पोट्टी श्रीरामालू के द्वारा 56 दिन की भूख हड़ताल की गई और इसमें इनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो देश में और ज्यादा दंगे फसाद होने लगे, और जब देश में दंगे फसाद होने लगे तो सरकार को मजबूर होकर जो मद्रास का क्षेत्र था, जो मद्रास का क्षेत्र था, उससे पृथक करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, तेलुगु जो लोग थे उनका एक स्वतंत्र राज्य का गठन यहां पे आंध्र प्रदेश के रूप में 1 अक्टूबर 1953 में सरकार के द्वारा कर दिया गया। क्योंकि जब पोट्टी श्रीरामालू जी थे, 56 दिन भूख हड़ताल रहने के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो देश में सारी चीजें अनकंट्रोल्ड रूप में फैलने लग गई। और जब सब सारी चीजें फैलने लग गई तो यहाँ पे व्यवस्था को नियंत्रण करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा मद्रास से एक पृथक राज्य का पुनर्गठन किया गया आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को। तो यह बार बार एग्जाम में अब तक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था। तो आप डेट याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1953 में। डेट में आप मोस्टली सन याद रखेंगे कि किस सन में किया गया था। तो जेवीपी आयोग जो था उसका उद्देश्य क्या था बनाने का, और रिपोर्ट में भाषाई आधार पर पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया। फिर क्या देखने को घटनाक्रम मिला कि 56 दिन का जो भूख हड़ताल, दिन का भूख हड़ताल पोट्टी श्रीरामालू के द्वारा किया गया और इनकी मृत्यु हो गई। और मजबूरन मद्रास से आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। ठीक है, तो ये सारे घटनाक्रम हुए। और जब एक राज्य का गठन कर दिया गया, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, आप लोग पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे तो इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। और एक एक आयोग के बारे में डिटेल में मैं बता रहा हूं कि क्यों किस आयोग का गठन किया गया, उसका उद्देश्य क्या था, उसके द्वारा कौन सा कार्य किया गया। क्योंकि एग्जाम में आयोग और उसके कार्य को मिलान करने के लिए भी दे सकता है। एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है, अब अगर आप सिविल सेवा में जाएंगे एग्जाम देने के लिए, या आरओ का दे रहे हैं, या पीसीएस प्री का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे पता चला कि आयोग दे दिया और उसका कार्य, एक तरफ आयोग दे दिया, एक तरफ कार्य दे दिया और मिलान करने को दे दिया। तो जब आप जानते रहेंगे तभी आप वहाँ पे कर पाएंगे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 15 दिसंबर 1952 को हुई थी, और उसके बाद 1953 में गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। और जब आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन हो गया तो भाषाई आधार पर
जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग है उसने और जोर पकड़ ली। और इसके बाद सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए उस पे हम लोग अब बात करेंगे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया और जो आंध्र प्रदेश था यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे किसी एग्जाम में, यह पूछा हुआ भी है, कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम भारत में गठन किया गया था, पुनर्गठन किया गया था, तो आप बोलेंगे वहां पे कि आंध्र प्रदेश का किया गया था। कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। और जब भाषा के आधार पर पुनर्गठन आंध्र प्रदेश का कर दिया गया और मांग और जोर पकड़ने लग गई, तो यहाँ पे एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसका गठन कब किया गया? 1953 में। तो अगर आपसे पूछे कि राज्य पुनर्गठन का आयोग कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वह फजल अली को बनाया गया था। यह एक न्यायाधीश थे और इसमें 2 अन्य सदस्य थे। एक थे हृदय नाथ कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर। तो पहली बात कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन जो आयोग था इसका गठन कब किया गया, यह कितने सदस्यीय था? तो आप बताएंगे कि यह 3 सदस्यीय था। किसके अध्यक्षता में बनाया गया था? तो जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। इसके अन्य 2 सदस्य कौन कौन से थे? तो हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर थे। तो ये सारी चीजें इस आयोग से संबंधित हो गई और इस आयोग के द्वारा रिपोर्ट आई और जो रिपोर्ट दी गई वह 1955 में दी गई। इस आयोग के द्वारा, इस आयोग का गठन 1953 में हुआ और फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था। यही वजह है कि इस आयोग को फजल अली आयोग भी बोला जाता है। और इसके जो 2 अन्य सदस्य थे वह एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिक्कर जी थे। और इस आयोग की रिपोर्ट आई 1955 में। और इस आयोग की रिपोर्ट में क्या क्या बातें बोली गई उस चीज को अब यहां पे मैं डिटेल में बता रहा हूं। तो इस आयोग के द्वारा रिपोर्ट में पहली बात यह बोली गई कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन इस आधार पर किया जाए कि भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। पहली बात इस चीज को मेंशन किया गया। पहली रिपोर्ट इसमें क्या दी गई कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन इस आधार पर किया जाए कि भारत के जो राज्य हैं या भारत की जो एकता और अखंडता है वह सुनिश्चित हो सके। उसके बाद दूसरी बात यह रखी गई, इस रिपोर्ट में बताई गई कि भाषा को भी आधार माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर किसी राज्य का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। भाषा कारण हो सकता है लेकिन संपूर्ण कारण भाषा नहीं हो सकती है। इस चीज को यहां पे मेंशन किया गया। उसके बाद यह भी बताया गया कि हमारा विभाजन या जो पुनर्गठन है वह इस प्रकार से होना चाहिए कि सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे। सांस्कृतिक एकरूपता का मतलब कि कोई एक क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए कि एक यह क्षेत्र है और यहां पे कोई प्रथा प्रचलित है ये पूरे क्षेत्र में, और इसको 2 भागों में बांट दें तो यहाँ की जो संस्कृति है यहाँ की संस्कृति से मैच कर रही है, तो यहाँ पे सांस्कृतिक एकरूपता का हम विखंडन कर रहे हैं। अर्थात एक प्रकार की सांस्कृतिक जो भी एकरूपता है उसको एक क्षेत्र के माध्यम से हम क्लियर करें। तो यहाँ पे
भाषा और सांस्कृतिक एक रूपता को भी ध्यान में रखा जाए, दूसरी बात यह बताई गई। उसके बाद तीसरी बात यह भी बताई गई कि विभाजन में पुनर्गठन में, सॉरी विभाजन बार बार निकल रहा है, कि राज्यों के पुनर्गठन में आपको वित्तीय आर्थिक जो स्थितियां हैं और जो प्रशासनिक सुविधा है उन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। अर्थात जो मैं बताया था कि यहाँ पे भौगोलिक समीपता यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो जहाँ पे भौगोलिक समीपता होगी वहाँ पे जो प्रशासनिक सुविधा होगी, यहाँ पे शासन जो प्रशासन का कार्य होगा वह अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो तीसरी बात यह बताई गई कि जो वित्तीय और प्रशासनिक चीजें हैं उनको भी पुनर्गठन में शामिल किया जाए, अर्थात यह भी पॉइंट पुनर्गठन में शामिल किया जाए। और एक और बात इसमें यह बताई गई कि जो राज्यों का वर्गीकरण हमारे भारतीय संविधान में प्रारंभ में किया गया था, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग ख, उसको समाप्त कर दिया जाए। और इन्हीं सारी चीजों को, इस रिपोर्ट में जो भी बातें बताई गई उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था उसकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। और इस अधिनियम में जो क्षेत्रों का बंटवारा था, भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग ख, उसको समाप्त कर दिया गया। और देखिए इस रिपोर्ट में एक बात और भी कही गई थी कि भारत में 16 राज्य और 3 यूटी क्षेत्रों का गठन किया जाए। इस रिपोर्ट में यह बात किया गया था, स्किप हो गई है यह चीज। इस रिपोर्ट में यह भी बात की गई थी कि भारत में 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी का गठन किया जाए, अर्थात टोटल 19। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। और उसमें पहला प्रावधान यह किया गया कि जो क ख ग घ वर्गीकरण था उसको समाप्त किया गया और भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया, टोटल 20। वहां पे 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी का सुझाव दिया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया तो उसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। और इसी 14 में आपका आंध्र प्रदेश भी आ गया, क्योंकि 1956 में यह अधिनियम आया और आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में ही हो गया था। तो टोटल जो 14 राज्य थे उसी में आपका कौन सा आ गया, आंध्र प्रदेश राज्य भी आ गया। तो देखिए रिपोर्ट में पहली बात क्या बताई गई कि एकता, अखंडता सुनिश्चित रहे। ये सारी चीजें आप लोग नोट करते रहेंगे, एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। दूसरा बात यह बताया गया कि भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता को भी ध्यान में रखा जाए, भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता। उसके बाद वित्तीय और प्रशासनिक चीजों को भी ध्यान में रखा जाए। चीजों को ध्यान में रखा जाए। उसके बाद चौथी चीज यह बताई गई कि क ख ग घ को समाप्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और एक चीज और बताया गया कि भारत में 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी की स्थापना की जाए। ठीक है, ये सारी चीजें जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955 में आई थी उसमें ये सारी बातें बताई गई। और जब सारी बातें बताई गई तो इसी को बेस मानकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम
1956 लाया गया, क्योंकि 1955 में यह रिपोर्ट आई थी। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ, 53 में। उसकी रिपोर्ट कब आई, 55 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, तो 1956 में आया। और इसमें क्या क्या किया गया, तो इसमें पहला यह किया गया कि राज्यों का जो वर्गीकरण था क, ख और ग, घ, इसको समाप्त कर दिया गया। और दूसरा यह किया गया कि भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हो गई पुनर्गठन से संबंधित। और इसके बाद की जो क्लास आएगी, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। और इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें किस राज्य का गठन कब हुआ था, क्योंकि क्रम लगाने को एग्जाम में पूछता है, स्थापना का क्रम पूछता है। आपको सन भले याद न हो कि किस सन में किस राज्य का गठन हुआ है, लेकिन यह पता होना जरूरी है कि पहले कौन सा राज्य का गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, उसके बाद किस राज्य का पुनर्गठन हुआ। यह क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वह डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो स्थापना का क्रम अब एग्जाम में एक ट्रेंड सा चल गया है पूछने के लिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि आज़ादी के समय भारत में कौन कौन से क्षेत्र थे। तो वहाँ पे मैंने बताया कि ब्रिटिश भारत था, देशी रियासतें थी, और फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन जो क्षेत्र थे वो थे। उसके बाद प्रारंभ में संविधान में भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ का वर्गीकरण किया गया था। उसके बाद भाषाई प्रांत आयोग का गठन, उसके बाद जेवीपी आयोग का गठन, उसकी रिपोर्ट, और उसके बाद अंत में पढ़ा है हम लोगों ने राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 फजल अली की अध्यक्षता में। इसी बेस पे इसको बोला गया फजल अली आयोग। और इसमें हमने बताया कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें दी गई इस आयोग के द्वारा, और क्या क्या चीजें 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसमें शामिल की गई। और आगे की जो क्लास आएगी, एक क्लास और आएगी भाग 1 से संबंधित राज्यों के पुनर्गठन, जो स्थापना का क्रम है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कब कौन से राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। और क्षेत्रीय परिषदों का जिक्र करेंगे उस क्लास में थोड़ा सा हम, क्योंकि भारत में 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषदें हैं और उनका क्या कार्य है उस बारे में भी हम बात करेंगे। और किस क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो चुका है अब कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा ले एग्जामिनर कुछ पता नहीं है। तो ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।